अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सुबह बखैर। आप लोगों को सुबह जब होती है तो ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि अच्छी ख़बरों से शो का आगाज़ करें, मगर क्या करें कि माशरे के ऐसे अलमनाक वाक़यात ने वाकई पूरे माशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, और वीडियो थी एक बाप और एक बेटी एक गाड़ी में बैठे हुए थे, और वो बार बार तकाजा कर रहे थे कि हम जो है कुछ ही मिनट के बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और जो वजूहात बताई वो तो बिल्कुल, एक बंदे का वो नाम ले रहे थे साथ साथ, वो तो खैर मुझे नहीं पता किस वजह से ले रहे थे, मगर कुछ ही देर बाद ही पता ये लगा कि वो दोनों बाप बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो बार बार शिकवा कर रहे थे कि हम लोग तंग आ गए हैं, दुनिया की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, इस ज़िंदगी में जो वो तंग हैं, दिल बर्दाश्ता हैं या किसी न किसी नाचाकी का शिकार है, हम तंग आ गए। हम चाहते हैं कि मैं और मेरी बेटी जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और सुकून की ज़िंदगी जाके जो है वो कब्र में ही बसर करें। तो अब बात यह है कि माशरे में ऐसी बदहाली क्या है, माशरे के मुख्तलिफ़ पहलू क्या हैं, क्या वो नफ्सियाती किसी मर्ज़ का शिकार हैं या वाकई ज़िंदगी में उनको कोई ऐसे मसाइल दरपेश हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने को तैयार हो गए हैं। उनके ख़ानदान वाले कहाँ हैं, उनके ख़ानदान में माँ, बहन, बेटियाँ या उनकी जो बीवी हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। वो इनकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि घरेलू नाचाकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, या इसका कुछ और पहलू है, या वो किसी वाकई ज़हनी मर्ज़ का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से कि ज़हनी सेहत जो है वो कितनी इस पूरी दुनिया में मुतासिर हो रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भी लोग जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हम थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर बात करें, डिप्रेशन जो है वो आज सबसे बड़ा जो है मसला करार दे दिया गया है, और दुनिया में हर तीसरा इंसान जो है वो किसी न किसी दर्जे की डिप्रेशन में मुब्तला है, और मजमूई तौर पर 30 करोड़ से ज़ायद अफराद जो इस बीमारी का शिकार। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 34% आबादी जो है पाकिस्तान की वो भी डिप्रेशन में मुब्तला है। डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, और क्या वो हमें धकेल रहे हैं सुसाइड की तरफ, जिसको हम बाकी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है हम खुद ही अपने हाथों से ले लेते हैं। हमने पिछले दिनों बहुत से केसेस देखे। एक SP का केस जो अदील अकबर का सामने आया, उन्होंने भी एक ख़त लिखा, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है अपनी जान ले ली, और कहा कि वाकई वो तंग आ गए में। वो तंग किस वजह से आए थे, कौन सा उनको प्रेशर था, जिसके ऊपर बात करना भी मुश्किल है, मगर वो प्रेशर जो है हमें वाकई इस बीमारी की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि जो सुसाइड है, जो करना जो है वो वाकई कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसको हराम करार दिया गया है। हमारे मज़हब में इसकी कोई जो है मुमानत नहीं है, इसकी वाकई ये बिल्कुल तरीके से मना कर दिया गया है। किसी भी पहलू पे हो, किसी भी सूरत हाल पे हो, सुसाइड करना हराम है। और आज हम इस पूरे अलमियों पे बात करेंगे। और दूसरा अलमिया ये है कि सबसे पहले आप वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम ये कदम करना चाह रहे हैं, हम ये लेना चाह रहे हैं, और ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। मगर उस वक्त जो है बहुत देर हो जाती है जब पता लगता है कि जी ये 2-3 अफराद हैं या वो शख्स है वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरीके से वो जो लेटर लिखा गया, जो व्हाट्सएप किया गया, उसके कुछ देर बाद ही पता लगा वो शख्स जो है एक बड़ी आला नौकरी पे फाइज था, मगर वो नहीं रहा इस दुनिया में। हम आज तमाम पहलू पर बात करेंगे कि ज़हनी मर्ज़ से क्या मुराद है, और जो लोग वाकई अपनी जान ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो किस तरह डिस्टर्ब होती है, और इसके साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है वो सुसाइड के ऊपर क्या तंबीह की गई है, क्या कहा गया है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद, मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे शो का पहले भी हिस्सा रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी पे इस पर क्या हुक्म है, क्या बयानात है, क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के हवाले से क्या जो है होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात है, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रहे हैं, डॉक्टर अली अजमल साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। और मैं आज जो डिटेल में डिस्कस करूँगी जो कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अपनी जान अपने हाथ से ले लेना जिसको सुसाइड कहते हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करूँगी उलामा उसैदुर्रहमान साहब का। आपको बहुत बहुत खुशामदीद सर शो में। लेकिन जो ऐसे वाक़यात हैं जैसे कि मैंने भी आप बयान किया, आप लोग भी देख रहे होंगे,
इन वाक़यात की, सुसाइड जो लफ्ज़ है, इसकी कुरान और सुन्नत में क्या मुमानत है या क्या इसमें रोशनी थोड़ी सी डालें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, कि इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने आप को कत्ल करे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बहुत रहम करने वाले हैं। और भी बहुत सारी जगहों पे इरशाद फरमाया, कहीं फरमाया वला तक़्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ना हक़ कत्ल ना किया जाए, और ये कत्ल नाहक़ ही है। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि ये जो जान है ये इसका मालिक अल्लाह ताला है, इंसान नहीं है। और इंसान तो अमीन है, इसके पास अमानत है। अगर ये इंसान इसका मालिक होता तो ख़ुदकुशी हराम ना होती बल्कि ये हलाल होती, यानी अपनी चीज़ को ज़ाया करना ये तो एक अमानत है अल्लाह की हमारे पास। तो कुरान करीम के अंदर भी इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के अंदर भी इसके ऊपर कोई राय नहीं कि ये कतन हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखना ये है कि जो लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं वो ये नहीं कि वो ये जानते नहीं हैं या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वो जानते नहीं है कि ख़ुदकुशी हराम है, वो जानते हैं। ये जो एक सिलसिला चल निकला है कि वीडियोस बनती हैं और मैसेज और पैगाम होता है, मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो इसके मुहर्रिकात देखे जाएंगे कि खुदकुशी हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, ये यानी आम क्यों हो गई। हाँ जी, यानी देखें इसमें यह भी है कोई किसी का कोई मायूस हो गया है, कोई इस हद तक वो आप समझें कि अपना हौसला खो चुका है, वो अपने माहौल से परेशान है, अपनी घरेलू ज़िंदगी से परेशान है, अपनी आप माशी ज़िंदगी से परेशान हो गया है। ये चीज़ें एक अलग हैं, लेकिन इससे भी आगे जाके क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कोई जुल्म हुआ है, कोई ज्यादती हुई है और फिर वो अपना इंसाफ लेने के लिए वो अदालत की तरफ से रुख किया है। आप बात सही फरमा रहे हैं लामा साहब, लेकिन ये बात ये है कि अपनी जान तो ली लेकिन अपनी बेटी की भी जान ले ली आगे से। जी देखें, इसके अंदर मैं तो जब आप बात कर रही हैं तो आप देखें कि बेटी की वफा देखें बाप के साथ, यानी वो कैसी बेटी है कि यानी बेटी हमेशा एक वफा की एक तस्वीर है कि बाप ने उसे कहा है, या हो सकता है बाप ने उसे कहा ही ना हो, बस बाप ने जिक्र किया हो तो बेटी भी बाप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो एक वीडियो है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मैसेज और पैगाम सबसे पहले ये रियासत के लिए है, हमारी रियासत को ये मैसेज और पैगाम है। भाई आपकी अदलिया कहाँ खड़ी हुई है, आपके जो थाना कचहरी, ये सारा कुछ कहाँ पे खड़ा हुआ है। आप मुल्ज़िमों को देखें, मुजरिमों को देखें, आप नाइंसाफियों को देखें। जब जिस मुआशरे में देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला जिनको खलीफा सानी भी कहा जाता है, और मैं कहता हूँ लासानी खलीफा हैं, जिनके नाम से आज उमर ला बने हुए हैं, कि जब वो अपनी रियासत में निकलते हैं तो एक बूढ़े इंसान को देखा कि वो भीख मांग रहा है। अच्छा, वो मुसलमान भी नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने टैक्स देना होता है। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूरी रियासत में ये हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद इस उम्र के जो लोग हैं उनके ऊपर न सिर्फ टैक्स माफ़ है बल्कि रियासत उनकी किफालत करेगी। ये एक मैसेज और पैगाम है। और उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, एक कोई वाकया नहीं है, बहुत सारे का कॉन्सेप्ट दिया गया, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, मसला ये है कि ये मिसालें किस लिए हैं। हम ये इस्लामी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हमने कौन से जो हैं वो अपना कवानीन को देखना, कौन से उसूल देखने हैं, कौन से जवाब। तो देखें अदलिया देखें ना इन चीज़ों को कि अगर हमारे लिए देखें आइडियल जो है हमारे लिए कुरान और सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, खुलफा राशिदीन जिसकी हम बार बार मिसालें देते हैं, हमारे हुक्मरान जब आते हैं तो बड़ी वो मिसालें, और सिर्फ ये जुबानों की हद तक है, बातों की हद तक है। लेकिन आप देखें अगर हमारे अदलिया में इंसाफ हो तो बहुत सारी जो खुदकुशियां हो रही हैं वो इस वजह से भी हो रही हैं। देखें उसकी वजूहात में अर्ज कर रहा हूं बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी एक वजह फक्र तंग दस्ती भी होती है और दूसरी वजह यह भी होती है। देखें दो चीजें हैं, एक तो यह है कि मेरी जरूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही तो मैं हौसला तोड़ देता हूं, और दूसरी यह है कि सिर्फ जरूरियात नहीं, बाद दफा ख्वाहिशात होती हैं, तो ख्वाहिशात के टूटने के ऊपर भी बाद दफा हम हौसला शिकनी हम समझते हमारी हो रही है, या हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मौलाना साहब, ये भी तो देखा गया है ना, लोग तंग दस्ती का शिकार हैं, वो लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं।
किसी के कोई मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, घरेलू नाचाकी है, वो लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं। किसी को किसी से थ्रेट है, वो भी खुदकुशी कर रहे हैं, और किसी को नौकरी का प्रेशर है, वो भी खुदकुशी कर रहे हैं। देखिए, वो मैंने वही जुमला कहा ना कि सबसे पहले तो खुदकुशी के मुहर्रिकात और उसके देखे जाएंगे कि ये हो क्यों रही है। ये देखे ना, मुख्तलिफ चीजें हैं ना, तो मुहर्रिकात देखकर फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे ना, फिर उसका तदारुक किया जाएगा ना। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये खुदकुशी हुई क्यों है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैं अर्ज कर रहा हूं कि खुदकुशी जो है वो फक्र और तंग दस्ती की वजह से नहीं हो रही, वरना आपको देखें जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। अच्छा, एक प्रोफेसर अगर 4 लाख रुपए ले रहा है, एक डॉक्टर 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है। इतना कमाने के बाद आपने कभी सुना है कि कभी किसी जो मस्जिद का इमाम है 15,000 ले रहा है, उसने खुदकुशी की हो? कभी किसी मदरसे के मोहतमिम ने की हो? कभी कुरान पढ़ाने वाले 10-15,000 लेने वाले? वो नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी दूसरी वजह यही है कि हमारा जो अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है, जो तकदीर है, हमें उसको भी समझना है। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम जा रहे थे, वहां पे ताउन फैल गया। जब वहां पे ताउन फैला तो साथियों ने मशवरा दिया कि जी वहां पे तो ताउन है, यहां से वापस चलते हैं। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जब वहां से वापस आने लगे तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? तो सैयदना फारूक आजम ने एक जुमला कहा, वो यकीन कीजिए मैं वो उस जुमले को कई दफा उसको पढ़ा है और बड़े लुत्फ के साथ उसको बयान भी करते हैं। और उसके अंदर आप देखें कि कितनी बड़ी उसके अंदर हमें एक मिसाल मिलती है और कितना बड़ी हमें उसके अंदर एक रास्ता, एक रोशनी मिलती है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ने फरमाया कि जी, हम अल्लाह की एक तकदीर से भाग रहे हैं दूसरी तकदीर की तरफ। बेशक। यानी क्या मतलब कि मकसद तवक्कुल इस चीज का नाम नहीं है कि आपने असबाब ही नहीं इख्तियार करने हैं। सैयदना अली उल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा जी कि तवक्कुल क्या है? आपने फरमाया अल्लाह पे भरोसा करना, और साथ ये भी उसने कहा कि असबाब ना इख्तियार करें। फरमाया असबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन नताइज जो हैं, नतीजा जो है वो अपने रब के ऊपर छोड़ना है। यानी असबाब इख्तियार करें, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। असबाब सारे इख्तियार करने हैं, फिर भरोसा अल्लाह के ऊपर करना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक अदम बर्दाश्त है, ये तमाम जो चीजें हैं हमें इनको देखना पड़ेगा, और अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे यकीन कामिल, इन चीजों को साथ देखना होगा, तो ये चीजें नहीं होंगी। मैं रुख करूंगी डॉक्टर अली अजमल साहब का। डॉक्टर अली अजमल, ये बताइएगा डिप्रेशन में वो कौन कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जो लोग नहीं पहचान पाते और जिनको पहचाना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात जो है रूनुमा ना हो सकें? जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। अगर हमने इस मसले को कंप्रीहेंसिवली डील करना है कि इसका फिर हम बाद में तदारुक कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, तो मैं ये समझता हूं कि इसको एक पूरे सही तरीके से बयान करना, तब हम सही तरह से लोगों को बता सकेंगे कि कौन सी डिप्रेशन की इब्तदाई अलामात हैं, किस तरह से कोई क्यों करता है। इसके ना 2-3 पहलू हैं, मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँ तीनों पहलू पे। देखिए, इसमें एक तो पहलू हो गया कि ज़हनी अमराज का, दूसरा आजकल सोशल मीडिया, और तीसरा फिर हमने इसको ठीक कैसे करना है। इस वाकये में भी यही शख्साने हमें मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई शख्स भी जब ऐसा कोई काम करता है, कोई कदम ऐसा सुसाइड करता है, तो इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं होती कि वो किसी ना किसी ज़हनी व नफ्सियाती मसले में ही मुब्तला होता है। हम कहते हैं जी कि गुर्बत एक वजह है, हम कहते हैं जी घरेलू चाकीन एक वजह है, हम आजकल नौजवान बच्चों का ये जो दिल वगैरह टूटता है, हम कहते हैं जी ये एक वजह है, और भी मुख्तलिफ वजूहात हम लोग कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ना, जब भी हमें ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। वजह उसकी ये होती है कि अगर तो सुइसाइड का ताल्लुक गुर्बत से है तो माशरे के ज्यादातर लोग तो गरीब हैं, अंडर द पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अगर जो खुदकुशी का ताल्लुक घरेलू नाचाकी से है तो आजकल कितने डाइवोर्स खुला हो रहे हैं, सारे लोग ऐसा नहीं करते। अगर इसका ताल्लुक और जो हमने दूसरे तीसरे फैक्टर्स हम बताते हैं उससे है, तो फिर तो इसका तो मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता ज्यादातर लोगों को ये कर लेना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लोग उस तरह भी प्रेशराइज बहुत ज्यादा है। बताता हूं, ये ना स्ट्रेस है ना जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। अब ये बात आप याद रखें कि सारी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जब भी कोई सुसाइड होती है वो ज़हनी व नफ्सियाती मसले की ही वजह से होती है।
पाकिस्तान के कानून में पहले इसको क्रिमिनलाइज किया था, यानी कि अगर कोई शख्स करता है और वो कामयाब नहीं होता तो उसको हम सजा देते थे कि तुमने ये कानून तोड़ा। अब इसको कर दिया डीक्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज क्यों किया है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर किसी के दिल के वॉल बंद हो जाएं, अब वो उसका आप ऑपरेशन करेंगे कि उसको इस वजह से जेल में बंद कर देंगे। इसी तरह से जो खुदकुशी होती है, ये बात मैं अपने ऑडियंस को एजुकेट करना चाहता हूं कि ये कोई दूसरे तीसरे फैक्टर नहीं, इसमें एक ही फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ज़हनी व नफ्सियाती मसला, जिसके आपने डिप्रेशन के हवाले से बात की। अगर किसी शख्स को ज़हनी व नफ्सियाती मसला नहीं है तो नॉर्मल इंसान सुइसाइड करने का किसी तरह से भी सोच नहीं सकता। देखिए ना, घरेलू नाचाकी हुई तो कोई बात नहीं, इंसान खत्म कर लेता है। ये जान लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक हो गया। किसी में इतना हौसला नहीं होता, नॉर्मल इंसान में अपनी जान लेने का हौसला नहीं होता। वीडियो बनाओ, एग्जैक्टली। अच्छा, वीडियो ना बहुत रेलिवेंट है, ये मैं वीडियो पे भी आता हूं। तो देखिए ये इस बात पे क्लियर हो जाना चाहिए सबको, हम सारी दुनिया के डॉक्टर कन्विंस हैं कि ये होता सिर्फ ज़हनी व नफ्सियाती मसले की वजह से, आमतौर पर डिप्रेशन की वजह से। अब ये दूसरा मसला है कि डिप्रेशन होता क्यों है। बिल्कुल, डिप्रेशन में घरेलू नाचाकी भी एक वजह है, आपका अगर कोई इमोशनल मसला है, कोई जॉब में मसला है, और या कोई और आपको कोई फाइनेंशियल मसले हैं, वो डिप्रेशन हो सकता है। अब जिसको डिप्रेशन हो गया, वो चाहे डॉक्टर है, वो चाहे कुछ भी है, वो चाहे कोई गरीब है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई भी, जिसको डिप्रेशन होगा वो इस तरफ जा सकता है। एक चीज बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम छोटी सी हमने ब्रेक पे जाना है, तो व्यूअर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट मसला हम डिस्कस कर रहे हैं खुदकुशी के हवाले से, और हम स्क्रीन पर नंबर चला रहे हैं, आप लोग हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं, और खासतौर पर जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, मौलाना साहब भी मौजूद हैं, आप उनसे भी डिस्कस करते हैं। छोटी सी ब्रेक पे बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं खुदकुशी के हवाले से। जो अफराद दुख में या मायूसी में मुब्तला हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वो हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ डॉक्टर अली अजमल भी मौजूद है। आप उनसे अपना पूरा केस डिस्कस कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुदकुशी के बारे में क्या अहकाम है। इसके साथ अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या कोई मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, वो भी अपनी राय ले सकते हैं। मौलाना साहब, मैं आपकी तरफ रुजू करूँगी। मौलाना साहब, आपने वाक़यात भी कोट किए, आपने इस्लाम के बारे में भी बताया, इस्लाम क्या कहता है, कुरान और सुन्नत के रोशनी में क्या हुक्म है। तो खुदकुशी जो है, क्या ये उन लोगों के ऊपर भी वही गुनाह लागू होगा कि जो लोग वाकई ज़हनी दबाव का शिकार हैं, या वो उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अगर वो अपनी जान ले लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या इरशाद है? देखें, जिसका तो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शरीयत जो है ये दीन फितरत है, ये उसी के ऊपर लागू होगा जो अक्लमंद आदमी है, जो बेवकूफ़ है, जिसका ज़हन ही नहीं रहा। एक बंदा आकिल ही नहीं है तो उसके ऊपर शरीय अहकाम लागू ही नहीं होते। एक बंदा मेंटल हो गया है, पागल हो गया है, तो शरीयत के अहकाम उसके ऊपर नहीं आएंगे, उसके ऊपर इसकी सज़ा नहीं होगी। ये उस बंदे के साथ होगा जो अपने होशो हवास में ऐसा अमल करेगा, जो आकिल होगा, समझदार होगा, उसके साथ फिर उसके ऊपर इसकी सजा होगी। देखें, अभी बात हो रही थी, मैं ये समझता हूं कि जहां और बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, वहां पे ये एक बड़ी वजह ये है इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी। आप देखें, मायूसी कहाँ होती है? मायूसी कहाँ होती है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। अच्छा, ये इंसान जो है, अगर वो ये समझ ले इस बात को कि मेरे मुकद्दर में जो है, मेरे नसीब में जो है, तो फिर जब हम मुआजना करते हैं एक दूसरे के साथ, रेस में हम दौड़ते हैं, एक दूसरे के आगे हम भागते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमें अपने मुकद्दर के ऊपर हमें एतमाद नहीं होता, हमें ट्रस्ट नहीं होता, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं होता। मुसलमान जो है, आप आज भी देखें, आप सर्वे करें कि मुस्लिम मुआशरों में और गैर मुस्लिम मुआशरों में इसकी रेशो क्या है। आपको मुस्लिम मुआशरों में इसकी रेशो कम मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम आम बैठे होते कहते हैं मैं बहुत बेसुकून था, मैंने अभी ना आयतुल कुर्सी पढ़ी है, मुझे सुकून आ गया। अच्छा, मैं बड़ा बेसुकून सा रहता हूं, बस नमाज पढ़ता हूं, 2 नफल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं, तिलावत करता हूं, जिक्र करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप दुरूशी पढ़ें, आपका दिल जो है बड़ा मुतमईन हो जाएगा, इत्मीनान क़ल्ब आपको नसीब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नहीं फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान, दिल में इत्मीनान होगा, दिल में सुकून होगा, तो क्यों खुदकुशी होगी? खुदकुशी तो उसी वक्त होगी ना
जब इंसान बेकरार होगा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, तो गोया कि जो मायूसी है ये दीन से दूरी है, ये अल्लाह से दूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर हिजरत में तशरीफ ले जाते हैं, जब गार में जाते हैं, तो कुरान क्या कहता है कि कुरान नाजिल होता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो है वो देख रहे हैं कि दुश्मन पीछे आ रहा है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि अबू बकर खौफ और जो हुज़न होता है ना, ये इसी वजह से होता है कि इंसान परेशान हो रहा। फरमाया ला तहज़न, ला तहज़न, आप क्यों परेशान हैं, इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ अल्लाह ताला हैं। तमाम मुफस्सिरीन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जब ये जुमला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा इत्मीनान हो गया, मुझे ऐसा सुकून हो गया कि मैं बेपरवाह हो गया। तो गोया कि ये दीन से आप बेशक इसको करें, लेकिन ये हकीकत है, आप इसको जुटला नहीं सकते। दीन से दूरी, अल्लाह से दूरी, हमारे बच्चों की तरबियत नहीं है आज। अगर हमारे बच्चों को ये पता हो, ये देखें जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसके पास घर है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये चीज है मेरे पास क्यों नहीं, मेरा कंपैरिजन नहीं है, मेरे भाई के साथ मेरा कंपैरिजन नहीं है, मेरे रिश्तेदार के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। एक ही घर में अल्लाह ने दो बेटे दे दिए, एक का नसीब कुछ है, दूसरे का नसीब कुछ और है। अल्लाह की तकसीम है, तो अल्लाह की तकसीम है। अगर आप अल्लाह की तकसीम के ऊपर मुतमईन हो चुके हैं तो फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल हो चुका है, अल्लाह पे भरोसा हो चुका है, तो फिर आप इन चीजों से बच सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपके अंदर दीन नहीं है, अल्लाह की कुर्बत नहीं है, ये दूरियां हैं, मायूसी है, बेकरारी है, बेयकीनी की फिजा है, इस्तराबी की फिजा है, ये फिर ये सारा कुछ होगा। आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि आने वाली नस्लों को हमने कैसे एजुकेट करना है और किस तरह के मामलात पर एजुकेट करना है, वो आपकी एजुकेशन घर से शुरू होगी। डॉक्टर अली अजमल साहब ये बताएगा कि ऑब्वियसली हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स 34% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। इलाज तो 2% भी नहीं करवाते। जी बिल्कुल, इलाज इसलिए नहीं कराते कि इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि जी ये कोई जहनी कमजोरी की निशानी है, ये शायद जी गुनाहगार लोगों को डिप्रेशन होता है। यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि अगर कोई शख्स बड़ा नेक है, बुखार उसको भी हो सकता है, होता है ना बुखार, और जो शख्स को इतना नेक नहीं है, गुनाहगार है, बुखार उसको भी होता है। तो ये बात आप समझें कि जो ब्लड शुगर है या दिल का मसला है, ये इंसानों की बीमारी है ना, वो नेक को भी हो सकता है, जो इतना नेक नहीं है उसको भी हो सकता है, मुसलमानों को भी हो सकता है, जो गैर मुस्लिम है उनको भी होता है। इसी तरह से जो डिप्रेशन है ये एक बीमारी है, ज़हनी मसला है, ये किसी को भी हो सकता है, चाहे आप नेक हैं या आप इतने नेक नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इलाज क्यों नहीं करवाते। हमने ना माशरे में कुछ गलत फहमियां फैलाई हुई हैं कि ये जी कमजोरी जहनी कमजोरी की निशानी है, ये जी डिप्रेशन जी कोई गुनाह की निशानी है, ये डिप्रेशन जो है जी ये काम कर लो तो इस वजह से होता है। अब लोग इसको डरते हैं, छुपाते हैं कि अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं? मैं अस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी अस्मा, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे मौलाना साहब से पूछना था कि वसवसे आते हैं और जैसे अजीब ख्याल आ रहे हैं तो उसका कोई वजीफा बता दें। वसवसे आ रहे हैं, अजीब ख्याल आ रहे हैं, उसका कोई वजीफा बता दें। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करें, और दूसरा यह है कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको कसरत के साथ पढ़ा करें। जो ये चूँकि अल्लाह ताला से पनाह मांगना है शैतान मरदूद से, तो वसवसे जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको अक्सर पढ़ा करें। जी अस्मा, आप सुन रही हैं, मौलाना साहब ने बता दिया वजीफ़ा आपको, आई एम श्योर आप पढ़ेंगी तो हेल्पफुल भी होगा। तो व्यूअर्स आप लोग अपने कॉल्स कर सकते हैं, नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। आप अपने मसाइल, जो लोग डिप्रेशन का शिकार है वो लोग भी हमसे बात करें, क्योंकि डॉक्टर साहब भी मौजूद है, मौलाना साहब भी यहाँ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जी डॉक्टर जी, तो देखिए इसमें ना एक चीज़ है ना, ये मैं माशरे की मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। ये मैं समझता हूँ कि ये सिरा आपके प्रोग्राम के सर पे सजना चाहिए। बात पता क्या होती है, अब ये जो एक केस स्टार्ट में हमने डिस्कस किया, इसमें एक सोशल मीडिया का भी एक एंगल है। मसला यहां पे ये हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल हर शख्स जो है, हर दूसरा शख्स जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, डिप्रेशन स्पेशलिस्ट है,
मतलब जिनको बुनियादी चीजें नहीं पता, इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे करके मोबाइल ऑन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी डिप्रेशन ये होता है, डिप्रेशन का जी ये हल है जी, इस वजह से होता है। और भाई आप कोई डॉक्टर है नहीं। ज्यादातर को आप कभी सर्वे कर लीजिएगा, इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिएगा कि जो डिप्रेशन है जब ये होता है तो इंसान के दिमाग में कौन सा केमिकल कम या ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मतलब कि शुगर है ना, डायबिटीज है, उसमें ऑब्वियसली इंसुलिन का थोड़ा सा मसला वगैरह होता है, ये सबको पता है। ज्यादातर से आप ये पूछिएगा कि जब किसी को डिप्रेशन होता है, जो एक्सपर्ट बने हुए डिप्रेशन के आगे सोशल मीडिया पे बताते हैं, भाषण देते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे इलाज करते हैं, वो इनको इतना नहीं पता होगा कि कौन सा केमिकल दिमाग में कम ज्यादा होता है। अब क्योंकि ये केमिकल इंबैलेंस होता है तो जाहिर बात है वो तो फिर डॉक्टर के पास इलाज ही करवाने जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पे आके ऐसी उल्टी सीधी बातें करें। इससे क्या हो रहा है, माशरे में गलत फहमियां पैदा हो रही है, नुकसान हो रहा है। हम लोग ज्यादा कॉल्स केटर करें, लोगों के मसाइल बहुत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सादिया। मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है, मैं ना पिछले 4-5 साल से ना डिप्रेशन के ऐसे शिकार हूँ, मुझे एक तो समझ नहीं आती मुझे मसला क्या है। एकदम से मेरा ना बीपी भी तेज हो जाता है और मैं ज्यादा गैदरिंग में नहीं बैठ सकती, किसी की बात नहीं सुन सकती। 4 मेहमान घर में बैठे हैं, मेरा दिल करेगा मैं उठ के छत पे चली जाऊँ, घर से बाहर चली जाऊँ। ऐसा हुआ था कि हमारी फैमिली में 1-2 ऐसे हादसात हुए हैं कि ना 2 जवान ना हमारी फैमिली के ना बेटे फोत हो गए। उसके बाद से मेरी तबीयत ऐसे ही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँ। अपने मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनके साथ नहीं टाइम स्पेंड करती। 7 बजे के बाद तो बिल्कुल ही मैं बेड पे लेट जाती हूँ, ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं से कोई घर का काम किया जाता है। मेरे बच्चों को भी पता है कि मामा की अभी तबीयत खराब है, बीपी तेज हो जाता है, मामा ने बस अब लेटना है। घर के सारे काम मैंने सुबह करने हैं, उसके बाद मेरी 5 बजे के बाद मेरी तबीयत आवाज। हम समझ गए, आपकी बात पूरी प्रॉपर समझ आ गई। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, अभी बड़ा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया। जो पहली मैं बात कर रहा था कि जो माशरे में गलत फहमियां पैदा हुई हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनको डिप्रेशन है, अब ये डिप्रेशन नहीं है, ठीक हो गया। अब यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो जिनका कोई है ही नहीं, पता ही नहीं है, वो सोशल मीडिया पे डॉक्टर बने, जिसकी वजह से गलत माशरे में हो रहा है। अच्छा, इनको मसला है एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी में क्या होता है, बगैर वजह के इस तरह के आपको वसवसे आते हैं, टेंशन हो सकती है, या ब्लड प्रेशर आपका बज़ाहिर लगता है कि जैसे तेज हो गया। कुछ लोगों को हाथ पांव कांपते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, ये सारे एंग्जाइटी की अलामात हैं। बड़ा आसान सा इसका हल है। एंग्जाइटी जो है ना जी 1-2 दिन में नहीं होती। इसका ये होता है कि जो एंग्जाइटी है ये साल जो आपके जिंदगी में जो पुराने ट्रॉमा मसले, जैसे इन्होंने 1-2 का जिक्र किया कि इनकी फैमिली में कुछ हादसात वगैरह हो गए थे, तो जिस भी इंसान को एंग्जाइटी का मसला होता है वो 1 दिन में नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें दिमाग में जमा होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये करना है कि जितनी भी इनके दिमाग में जो कुछ ऐसी चीजें पहले जमा हुई हैं, पुराने ट्रॉमा, जो कि जब अकेली बैठी हो तो इनको ख्याल आता है। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे ना कि जिंदगी में कोई बुरा वाकया हुआ हो तो क्या होता है कि जब भूल नहीं सकते, और जब खुशी गमी का मौका होता है फौरन उस टाइम पे वापस जाते हैं, वो जहन में आता है। तो कोशिश करें कि इनको ना खुद से बातों को, पुरानी बातों को रिजॉल्व करें, आगे बढ़ें। ये जिंदगी ऐसे ही है, इंसानों ने आना है, इंसानों ने जाना है, ट्रॉमाज आपके होने हैं। लेकिन इसमें मैं इनको एक और चीज कहना चाहूंगा कि ना एक दफा आप किसी मुस्तनद, जो भी आपका करीब कोई डॉक्टर हो, उससे भी कंसल्ट करें कि देखें कि आप ये वाकई ही ब्लड प्रेशर का मसला है या एंग्जाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा है। बात शुरू करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक में जाना है। व्यूअर्स आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करें खुदकुशी के हवाले से। खुदकुशी की जितनी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं वो भी ऐसी वीडियोस कि लोग पहले जो है वीडियो बनाते हैं, उसके बाद पता लगता है कि वो लोग जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी जान खुद ले ली है। तो हमने सोचा कि आज हम दोनों पहलू पर डिस्कस करें, सोशल पहलूज़ क्या है, इसके रिलीजियस पहलू क्या है। तो मैं रुख करूँगी मौलाना साहब का। मौलाना साहब, बेसकून और मायूसी की क्या वजह है और कुरान और सुन्नत की रोशनी पे क्या इसके ऊपर हुक्म है? देखें, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं अर्ज करता हूं कि बीमारी और मायूसी ये 2 अलग चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हर नेक बंदा भी बीमार हो सकता है, हर गुनहगार भी हो सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब नेक इंसान बीमार होता है ना, तो वो क्या कहता है, मेरे गुनाह धुल रहे हैं। वो ये कहता है कि शुक्र है अंबिया इकराम के ऊपर भी बीमारियां आई, वो बीमार हुए, लेकिन उन अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदों ने बीमारी में क्या किया, उसके पास वो उसवा होता है, वो फौरन देख लेता है।
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुखार हुआ तो उसके ऊपर क्या दम किया, और उसके पास एक पूरी उसको इत्मीनान होता है, वो इसके अंदर अच्छा वो क्या करता है, वो उस नेक बंदे के पास नेमत आती है तो वो शुक्र करता है, जब नेमत नहीं होती वो सब्र करता है। तो ये जो शुक्र और सब्र है इसका फर्क वही बंदा समझेगा जिसका अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक होगा, जो दीन को समझता होगा। जो दीन को नहीं समझता वो बहुत जल्द मायूसी की तरफ जाएगा। दीन समझने वाला समझेगा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि ला तयअसू मिन रौहिल्लाह वला यअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। कौमुल काफिरून क्या मतलब कि जो अल्लाह से दूर है वो हमेशा मायूसी की तरफ जाएगा, वो हमेशा नाशुक्री की तरफ जाएगा। लेकिन जो दीन के ऊपर है, जो अल्लाह की तरफ है, वो मायूस नहीं होगा, वो दीन से दूर नहीं होगा। दुनियावी पहलू के ऊपर बात करते हैं, बल्कि हम अपने व्यूअर्स को भी कह रहे हैं कि आप लोग हमें लाइव कॉल्स करके जी जो है नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है और पूछ सकते हैं जिनको जो मसाइल हैं। हम दुनियावी पहलू पे बात करें, घरेलू नाचाकियां हैं, खवातीन बहुत प्रेशर। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बात आज करता हूँ। देखें, हमारे जो घरेलू नाचाकियां हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। क्या होता है कि बीवी कहती है ये मेरा हक है, खामन कहता है मेरा हक है, भाई कहता है ये मेरा हक है, बहन कहती है ये मेरा हक है। एक दूसरे का हक छीनते हैं हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में। जब हम अल्लाह के दीन को देखते हैं तो अल्लाह का दीन क्या कहता है, ये नहीं कहता कि अपना हक अपना छीन लो, बल्कि दीन कहता है उसका हक उसको दे दो। ये भाई का हक है उसको अदा करो, बहन का हक है उसको अदा करो, बाप का हक है उसको अदा। देखें, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने बता दिया बाप है आपकी हैसियत क्या है, भाई है आपका मुकाम क्या है, बहन है आपकी इज्जत क्या है, माँ है आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इस्लाम ने हर एक को उसका होता पता क्या हमारे माशरे में, जब हम अपनी नाकामियां, जब हम अपनी सुस्तियां काहलियां वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। आज हमारा मुआशरा तबाही का शिकार क्यों है? इसलिए कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो असातिज़ा के ऊपर डाल रहे हैं, असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां उठा के हुकूमत के ऊपर डाल। तो ये हर कोई अपने अपने मदार में आए, वालिदैन अपने अंदाज में तरबियत करें, असातिज़ा अपना काम करें, फिर उसके बाद जो है वो जो रियासत है वो देखें। बहुत सारे जो जराइम है ना, दो चीजें इसमें, एक चीज तो ये है कि कोई काम गलत हो रहा है ना तो मैं उसको तरगीब देता हूं, भाई ये चीज गलत है इसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन के, आयत सुनकर, हदीस सुनकर, किसी अल्लाह के नेक बंदे का वाकया सुनकर उससे सबक हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह के दीन से दूर है, जो शख्स इस्लाम की तालीमात को पसे पुश डाले हुए है, तो पता ही नहीं उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए चार आसमान से किताबें आई, पांचवें आया डंडा। उसके लिए फिर क्या होगा? हुदूद होंगी, ताजीरात होंगी, हुकूमत होगी, रिट वहां पे कायम होगी, निफाज होगा, फिर उसको इस अंदाज से कंट्रोल किया जाएगा। तो हर चीज को देखना है, इस्लाह को भी देखना है, तरबियत को भी देखना है, तरबियत के साथ साथ ये जो चीजें हैं इनको भी देखना है। ठीक है डॉक्टर अली अजमल साहब, कैसे पता लग सकता है कि इस आदमी को या इस खातून को डिप्रेशन है? कौन सी ऐसी अलामात नजर आती हैं? देखिए, जहां तक डिप्रेशन की बात है तो ये तकरीबन ना 150 के करीब जहनी बीमारी हैं। हर एक जहनी बीमारी की अपनी अपनी अलामत होती है। आपने डिप्रेशन की बात की, बगैर वजह की अगर मायूसी हो रही है और ये एक जरूरत से ज्यादा मायूसी हो रही है, दिल नहीं लग रहा, रोना आ रहा है, नींद नहीं आ रही, या तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, या तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है या बहुत कम लग रही है, लोगों में मिलने को दिल नहीं कर रहा, हर वक्त अलग अलग अगर कोई रह रहा है, तो ये है डिप्रेशन, यानी कि क्लिनिकल डिप्रेशन की अलामत। अच्छा, अब इसमें ना एक क्लिनिकल डिप्रेशन और एक वक्ती जो टेंशन स्ट्रेस है उसमें मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर देते हैं। एक वक्ती तौर पे ना कि इंसान है वो मायूस है। फर्ज करें आपको किसी ने कुछ कह दिया, सुबह बॉस ने कह दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, इंसान को बुरा लग गया। अब वो बुरा जो लगना होता है, मिसाल के तौर पे कोई लोग किसी की छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, हाइपर हो जाते हैं, वो क्या है? ये एक जहनी कमजोरी की अलामत है। अब ये जहनी कमजोरी जो है ये उनको बात करके, उनको एजुकेट करके तो ठीक की जा सकती है। अच्छा, एक फिर कुछ वक्ती मायूसी होती है कि इंसान जो है जी वो बाद अपने हालात से मायूस हो जाता है। वो जाहिर बात है जो हमारे माशरे ने, हमारे मजहब ने हमें इक़्तिदार सिखाई, उन पे अमल करके हम उस मायूसी से भी बच सकते हैं। लेकिन ना एक बात आप याद रखें कि जो बीमारी होती है ना, ये इसमें मुझे बताएं कि
कि ये मैं ऑडियंस के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं, इसमें मुश्किल क्या है अंडरस्टैंड करना कि अगर आपका लिवर खराब है, अगर आपका दिल खराब हो गया या आपके ज़हन में मसला हो गया, तो ये फलसफियाना गुफ्तगू से मैदा जिगर ठीक नहीं होता, ये तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। मैं देखें जो वक्ती मायूसी है ये ना, ये तो मैं खुद सारे लोगों को कहता हूं कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल साहब का, इतना वास्ट टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी खुदकुशी को हराम करार दिया गया। इनसे बचें और अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सर्दियों के आते ही कहते हैं ना कि बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो शुरू हो जाती है, और वो शुरू हो जाती है जब आपको गरम गरम मूंगफली मिल रही होती है। एक तरफ आपको काले रंग के जो है सिंघाड़े नज़र आते हैं जिनको वाटर चेस्टनट्स भी कहते हैं, और हमेशा से कहा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सुपर फूड है और ताकत का ख़जाना है। तो हमने सोचा कि आज हम बात करें सिंघाड़े के अलावा कि सिंघाड़ा जो होता है वो कितनी अहमियत रखता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह की है, कैलोरी काउंट कितना है, और लोग कितनी कंज्यूम कर सकते हैं और उसकी कंजम्पशन कितनी करनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके क्या फ़ायदे हैं, कितने मिनरल प्रॉपर्टी वो रखता है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर अगर रिसर्च की जाए तो बहुत ही हर्बल मेडिसिन भी बनाई जा रही हैं और बहुत सी ऐसी अद्वियात जो हैं वो बनाई जा रही हैं। और इसको एक सुपर फूड इसलिए भी कहते हैं, अगर भूख लगी हो, कुछ ना मिले और आप नहीं चाहते कि आपका वज़न बढ़े, तो आप थोड़े से कंज्यूम कर लें। तो मज़ीद इसकी इफ़ादियत बताने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ईशल साकिब ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, हमारे शोज़ में पहले भी आ चुकी हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ईशल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, वाटर चेस्टनट जिसको हम कहते हैं, बल्कि ये वर्ड मैंने आपसे सीखा है सिंघाड़े। तो सिंघाड़े जो है लोग बहुत मज़ेदार किस्म के जो भून भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, कोई इस पर चटपट मसाला डाल के खा रहा होता है। तो इसकी क्या वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी क्या है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है। एक तो सिंघाड़ा जो है बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये, नट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं या ये कोई फ्रूट है या फिर ये क्या है, एक तो कंफ्यूजन होती है। तो उसमें पहली बात तो ये कि ये नट्स में कंसिडर नहीं होता, दो इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी नट्स से रिजेंबल करती है। ये एक वेजिटेबल है, ये एक रूट है जो कि अंडर वाटर जो है वो पानी के अंदर बेसिकली जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, तो उसकी स्टेम है ये, तो हम वो खाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक तो ये जानना ज़रूरी था कि ये एक वेजिटेबल है, तो ऑब्वियसली इट्स लोअर इन कैलोरीज, कैलोरीज कम है और पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो इसमें क्योंकि पानी का कंटेंट ज़्यादा है, आपको हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 75% इसके अंदर पानी है। तो विंटर्स में जनरली क्या होता है, हम पानी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी का इंटेक उस तरह का नहीं होता, तो जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड फील करते हैं। प्लस इसके अंदर फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, तो उसमें कि बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, डाइट्स हमारी एम्पल नहीं है, तो ये फाइबर बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि फाइबर इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छी होती है, प्लस ये एल्कलाइन होता है। तो ये जो आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है आपकी बॉडी का, आपको एसिडिक फील होता है, वैसे ही बॉडी को एल्कलाइन जो है फूड्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं आपकी बॉडी की पीएच को, तो ये उस तरह से भी बहुत अच्छा है। उस ऑब्वियसली थायराइड को ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हेल्प बहुत अच्छा करता है, बिकॉज इसमें आयोडीन का कंटेंट अच्छा मौजूद है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की अगर बात कर लें, मैं इसमें आना चाह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो मरीज हैं वो कितनी इसकी कंजम्पशन कर सकते हैं? अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है कोई भी पेशेंट है, अगर सिंघाड़ा जो है वो बेसिकली एक कॉमनली कह लें कि 1 कप इज रिकमेंडेड फॉर एवरी सिंगल पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। अगर आप थोड़े अंडर वेट हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। सिंघाड़े का आटा भी होता है, जो वाटर चेस्टनट फ्लावर होता है वो आप ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज बहुत हायर कंटेंट होता है। वैसे जनरली ये लो इन कैलोरीज होता है, लेकिन उसमें बहुत हाई होता है कैलोरीज का कंटेंट, तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जो अंडर वेट लोग हैं वो सिंघाड़े का आटा जो है उसको खाएं। वो ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिनको ग्लूटेन इंटेरोपैथी होती है या सीलियाक डिजीज होती है, इसमें ग्लूटेन नहीं खा सकते। एट टाइम्स लोग ऑन पर्पस ग्लूटेन अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। प्लस जो हाइपरटेंशन की बात की जाए यानी ब्लड प्रेशर है, उसमें ये कि क्योंकि पोटेशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये पानी एक तो वैसे भी वाटर रिटेंशन नहीं करता, बिकॉज इसमें सोडियम का कंटेंट कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, इसको ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको लोअर करता है,
प्लस हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये ज्यादा करता है। इस तरह ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, इसका जो छिलका है ब्लैक वाला, अक्सर लोग उसको उतार के खाते हैं, तो उतार के खाना चाहिए कि उसके साथ भी खा सकते हैं? अच्छा, वैसे तो उतार के ही कॉमन प्रैक्टिस है, उतार के ही खाना चाहिए। उसको बॉईल करके आप उसको रिमूव कर दें तो उसके अंदर वाले कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर है। ये उस तरह नहीं है कि हम एप्पल विद पील खा लें, बिकॉज वो उस तरह खाया भी नहीं जा रहा होता। तो एट टाइम्स होता है लोग कुकिंग प्रैक्टिसेस में जब ये कम्प्लीटली रॉ फॉर्म में, तो लोग एट टाइम्स इसको फ्राई भी कर लेते हैं, फ्रिटर्स बना लेते हैं इसके, या फिर आप कह लें कि इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके भी खा लेते हैं। तो वो रॉ फॉर्म में डिफरेंट होता है, लेकिन हम ज़्यादा रिकमेंड ये करते हैं कि बॉईल करके उसकी पील रिमूव करके वो एक जो नट की शेप में होता है वो ज़्यादा एपेटाइजिंग भी होता है, यमी भी होता है। तासीर क्या गर्म होती है कि ठंडी होती है? अच्छा, वैसे तो साइंटिफिकली तासीर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर जिक्र किया जाए बिकॉज ये ग्रो करता है पाकिस्तान में और हमें अवेलेबल तब होता है जब विंटर्स होते हैं, तो बेसिकली हमें वार्म रखता है और डिफरेंट कुकिंग मेथड्स इसको डिफरेंट तरह का बना देते हैं। सो अगर ये हमें फॉर एग्जांपल अगर आप इसे बॉईल करके खाते हैं या फिर थोड़ा सा उसको करके खाते हैं, सौते कर लेते हैं या सॉल्ट में थोड़ा सा जिस तरह होता है हम रोस्ट कर लेते हैं, तो इसकी वार्मथ हमें प्रोवाइड करता है। और इसकी खास बात ये कि ये एनर्जी को बहुत स्लोली ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो आप जब सिंघाड़ा खाते हैं इस तरह नहीं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए एट वंस, ऐसे नहीं होता। स्लोली एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है आराम आराम से, और जितनी आराम से ब्लड फ्लो में वो जाएगी, ब्लड में जाएगी, उतना ही आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा इशल, ये भी एक कहा जाता है, काफी वीडियोस भी सामने आई हैं कि ये मेंस हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाता है, या इसमें इतनी ताकत है, इतनी ग़िज़ाइयत है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं मर्दाना अब बहुत सी हिसाब से होती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल इस तरह ही है। ये ओवरऑल वैसे हेल्थ को प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स, बिकॉज आप देखें कि इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो मेन रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके पीछे बैक एंड पे इशू कोई और होता है। एट टाइम्स हाई ब्लड प्रेशर इशू होता है, एट टाइम्स जो है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता, आप डायबिटिक होते हैं, ये भी इशू होता है। तो उन सब अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, स्पेशली मेन हेल्थ में, वुमेन हेल्थ में भी, बिकॉज मेन के अगर डिफरेंट कंसर्न्स है, वुमेन के डिफरेंट है। हमें ज्यादा ग्लोई स्किन चाहिए, लड़कियों को ज्यादा अच्छे बाल चाहिए, उन्हें चाहिए ज्यादा एनर्जी ऑब्वियसली चाहिए, और एनेमिक होती हैं लड़कियां तो B6 की कमी होती है, B1 B3 इन सब चीजों की कमी होती है, जनरली ब्लड लॉस भी होता है। तो उसमें ये कि ये ब्लड लॉस को वो केटर करता है, जो आयरन डेफिशिएंसीज हैं आपकी या फिर जो आप एनीमिया होता है उसको भी केटर करता है। अच्छा, हम अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि इट्स वेरी न्यूट्रिशियस और उनको हम खिला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो नहीं खाते, तो जैसे आपने बताया कि फिटर्स बना सकते हैं, या इसको किस तरीके से हम डिफरेंट शेप में बना के उनको दे सकते हैं? अच्छा, एक तो इसकी शेप खुद भी हार्ट शेप्ड होता है, तो बहुत वो अच्छी लग रही होती है देखने में। उसके अलावा एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि इसके ऊपर क्योंकि बिल्कुल ब्लैंड होता है, इसका कोई एसच ना सॉल्टी ना स्वीट कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल नटी सा फ्लेवर होता है, तो उसमें आप हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। अगेन बच्चों के लिए पोटेशियम क्लोराइड यूज कर लें, सोडियम क्लोराइड यूज ना करें। और उसके अलावा फ्रिटर्स जो है जनरली हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज इतना ऑयल का कंटेंट इस्तेमाल करना इज नॉट रिकमेंडेड किसी भी एज ग्रुप में, तो डीप फ्राई करना तो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, कुछ हमारे इंडो पाक की कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह के हैं जिसमें इसको पका के भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि आप बॉईल करें। सेकेंडली, जो बच्चे होते हैं जनरली उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, अंडर वेट होते हैं, तो उनमें रिकमेंडेड होता है कि इसका आटा या रोटी बना के उनको दे दी जाए। ड्राई फॉर्म में भी मिलता है? ड्राई फॉर्म में आप कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में, लेकिन आप उसको बॉईल करके देन उसको सन ड्राई कर लें, एयर ड्राई कर लें, और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, तो वो एक फ्लावर की शेप, आटे की शेप ले लेता है। तो उसके आप रोटी बना के बच्चों को रैप्स की फॉर्म में दे सकते हैं, बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो उसमें फॉर्म्स ऑल्टर भी करनी पड़े तो आई थिंक वो करनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है, तो जितने हेल्थ बेनिफिट्स महीने के लिए बहुत कम टाइम के लिए आता है। तो वैसे जनरली बच्चे लाइक करते हैं, बिकॉज वो एक पील करने का वाला फैक्टर है, देन निकलता है, कौन सी शेप निकल रही है, वो एक एक्टिविटी हो जाती है, प्लस वो सॉल्ट या किसी भी आप उसको इवन किसी सॉस के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज उसका थोड़ा नटी फ्लेवर होता है, वो इट गेट्स अलोंग वेल विद एवरीथिंग, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अच्छा, थोड़ा सा खवातीन के हवाले से बताएं कि ये वुमेन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इंटरनल हेल्थ के ऊपर तो बात करते हैं, पर एक्सटर्नली हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी शैम्पूज में या वॉशेस के अंदर, या कोई इसकी रेमेडी बना सकते हैं? अच्छा, इंटरनली तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि व्हेन यू ईट गुड फूड यू ग्लो फ्रॉम विद इन, तो इंटरनली भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि स्किन में
ग्लो आता है, आपके बालों की हेल्थ अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल स्किन अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको पता है जिस चीज़ में भी एंटीऑक्सीडेंट होंगे वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होता, सेल डैमेज नहीं होता, जिसकी वजह से एजिंग भी डिलेड होती है। और उसके अलावा अगर सुपरफिशियली बात की जाए तो इसके मास्क बना के लोग अप्लाई करते हैं स्किन पे। दो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस बट येस इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। अगर आप नहीं करें तो आप इसको करें, बिकॉज अगर आप इसके मास्क अप्लाई करते हैं, खाएं भी ऑब्वियसली इसको, लेकिन मास्क वगैरह अप्लाई करने से आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे। जिस तरह पपीता है उसका मास्क बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इस तरह ये जो सिंघाड़ा है इसका भी मास्क बहुत अच्छा है। अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज इसके एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, उसके पीछे मेंशन भी होता है इसके अंदर वाटर चेस्टनट है, तो हम बहुत फैसिनेट होते हैं कि अच्छा इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, दो हमें वो मिल रही हैं चीजें और जितने पर्टिकुलर मौसम के लिए मिल रही है उसको यूटिलाइज करना चाहिए अपनी स्किन के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आपने तो बिल्कुल अफादी भी बता दी, इसकी न्यूट्रिशन लेवल बता दी। अच्छा ये मुझे बताएं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनके पेशेंट जो है कितना कितना खा सकते हैं रोजाना? अच्छा अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो उसमें स्पेशली मैं मेंशन कर दूंगी वो लोग सिर्फ बॉइल्ड फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, वो इसके फ्रिटर्स नहीं खाएंगे, इसे स्टर फ्राई नहीं करेंगे, प्लस इसका आटा भी नहीं कंज्यूम करेंगे। इसी तरह हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए भी है। उसमें ये है कि आप 1 कप खा सकते हैं। 1 कप अगर आप वैसे लेते हैं तो 97 किलो कैलोरी है, लेकिन अगर आप उसे डाइस कर लेते हैं यानी थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट भी कर लेते हैं उसको, ऑब्वियसली वो वॉल्यूम कम कंज्यूम करता है, वो 1 कप 120 किलो कैलोरी है, तो अब इतना रिकमेंडेड होता है। वैसे भी अगर आप इसको एज अ मील लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रोटी भी होती है, लेकिन आप इसको एज अ स्नैक ज्यादा प्रेफर करें। इसमें 4 to 5 जो है आप ले सकते हैं। जो वाटर चेस्टनट के जो पीसेज हैं वो काफी फुलफिलिंग होते हैं, आपको काफी देर तक फुल रखते हैं, ओवर ईटिंग नहीं होती, प्लस ये ऑटोमेटिकली जितनी देर आप खाते जाते हैं उस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा। जो लोग डाइट कर रहे हैं, खासतौर पे खवातीन जो हैं, ये इसको कहाँ स्नैकिंग के अंदर शामिल कर सकती हैं? इसको बिल्कुल स्नैकिंग में यूज कर सकते हैं। एक तो जिसका नाश्ता हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद जो स्नैक्स का टाइम आता है, सो हम 2 स्नैक्स रिकमेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट देन अ स्नैक, देन लंच, देन अ स्नैक एंड देन डिनर। 5 मील्स रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो उन मील्स में हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप फर्स्ट हाफ में ये कंज्यूम कर लें। जिस तरह सिंघाड़ा इसके 45 पीसेज आप ले सकते हैं। वो एक तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, प्लस कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो हो जाती है जनरली, वाटर आप नहीं उस तरह कंज्यूम कर पा रहे होते जब आप डाइट पे होते हैं स्पेशली, तो उसमें एक इस तरह की चीज़ें लेने से आपका हाइड्रेशन लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है। और विंटर्स में जनरली आपने देखा होगा हमारी पैचीनेस आ जाती है, स्पेशली हमारे नकल्स डार्क हो जाते हैं, हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा फ्लेकी टेक्सचर आ जाता है, या हमारे जो लिप एरिया होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस अपीयर होने लग जाती है, बिकॉज पानी नहीं पी रहे होते, बिकॉज वो एक अर्ज भी फील नहीं हो रही थी, आपको प्यास नहीं लग रही होती। तो उस सिचुएशन में इस तरह के वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड नट्स ज़रूर लेने चाहिए। ठीक है डॉक्टर ईशल आप हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे सिंघाड़े के ऊपर, और सिंघाड़े की हमने अफादियत बताई आपको। इसको वाटर चेस्टनट कहते हैं, इसमें A, B, K विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत सी इफादत के बारे में बताया, कब कब कंज्यूम करना चाहिए ये भी बताया है। लेकिन अब हम डॉक्टर ईशल साकिब से पूछेंगे डाइट प्लान्स, विंटर डाइट प्लान्स जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं, कौन कौन से डाइट प्लान्स आजकल जो फैशन में, क्योंकि ट्रेंड बनता है, ट्रेंड के बाद कुछ साल बाद ख़त्म हो जाता है, फिर एकदम से जो है कुछ नई डाइट के साथ जो है लोग इस पर बात कर होते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर ईशल, डाइट प्लान्स, मैट भी है, पोर्शन कंट्रोल भी है, प्रोटीन भी है, एटकिंस भी है, इसके बाद कीटो भी है, और अब कौन सी नई डाइट जो है वो आ गई है? अच्छा, ये सब डाइट्स अभी तक चल रही हैं सरप्राइजिंगली। अच्छा। एक डाइट होती थी GM डाइट, कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं GM डाइट। उसके अलावा एग डाइट है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा जिम इंस्ट्रक्टर्स को गाइड करते हुए देखे, बिकॉज ऑब्वियसली वो सर्टिफाइड नहीं होते, सर्टिफाइड हों भी तो ऑब्वियसली वो शॉर्टकट्स आपको देते हैं सो दैट उनके जिम का और इसका नेम। अंडे जो हैं वो एक हफ्ते में कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। रोज के कितने अंडे? 6 अंडे आई थिंक रोज के। वो अंडों में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, वो आपको एग वाइट्स कहते हैं, आप खाते रहे, जब आपको भूख लगे एग वाइट खा लें, एप्पल खा लें। तो मतलब वो इतने ज्यादा एग्स, और फिर ऑटोमेटिकली आप इतना ब्लोटेड फील करते हैं, आपका हैप्पी हार्मोन जो सेरोटोनिन है वो सिक्रीट नहीं होता, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वो एक डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं, अंडर अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आपको गुस्सा आ रहा होता है। प्लस उसके अलावा जो है आपको ऑब्वियसली शुगर्स नहीं मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट्स आपको शुगर्स प्रोवाइड करते हैं,
वो अच्छे वाली शुगर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कि आपको स्लोली एनर्जी बर्न होती है। प्रोटीन क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली वेट गेन नहीं करवाता, लेकिन उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन डाइट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस ग्रीन टी पे थ्राइव करना, हमें 5 फूड ग्रुप्स हमें ज़रूरत है उनकी, जिसमें ऑयल भी है। तो वो जो एग डाइट है उसमें ऑयल कम्प्लीटली निकल जाता है। उसके अलावा हमें ज़रूरत है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। हम एग डाइट में ऑब्वियसली वो नहीं खा सकते, सिर्फ ग्रीन एप्पल रिकमेंडेड होता है, वो भी आई गेस ट्वाइस अ डे। उसके अलावा ग्रीन टीज आप ले रहे होते तो इतनी वो ड्राइनेस हो जाती है और आप पानी नहीं पी पा रहे होते, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ही तरह का सेम तरह का फूड खा के कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। फाइबर नहीं होता, 2 एप्पल में फाइबर होता है, लेकिन एप्पल अलोन कैन नॉट हेल्प यू। आपको फाइबर के डिफरेंट फॉर्म्स लेनी होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं। उसमें आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स ले लें, आपको न्यूट्रिशनल एफिशिएंसीज होती है। इसका मतलब एग डाइट नहीं करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट ओमैड डाइट। अच्छा, ओमैड डाइट ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो अच्छे तरीके से की जाए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, लोग देखते हैं, मतलब अगर आप गूगल कर रहे हैं तो ओमैड डाइट लोग सर्च करते हैं, इज इट हेल्दी, तो वहाँ पे डेफिनेटली आएगा कि नो इट्स नॉट हेल्दी। लेकिन अगर आप सर्च करें इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही एक फॉर्म है, लेकिन उसमें आवर्स बहुत नैरो डाउन है। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे दिन में, तो 23 घंटे आप फास्टिंग में। फास्टिंग में ऑब्वियसली आप पानी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, लेकिन आपको 1 घंटा एक मील खाना अलाउड होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि एक तो अनहेल्दी ऑप्शंस प्रेफर करते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोग अगर आप सारा दिन भूखे रहें तो आप ये नहीं कोशिश करेंगे आप रोटी के साथ सालन खाएं। ऑब्वियसली हम अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग बर्गर्स खा लेते हैं, बिकॉज दैट इज परमिसिबल इन ओमैड। और उसके अलावा ये है कि ओमैड डाइट पे क्योंकि आप 1 घंटा खा रहे होते हैं सारा टाइम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ डिसमिस, आपको समझ ही नहीं आ रही होती। अगेन सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, आपके फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी बात है आप सिर्फ एनर्जेटिक उस पॉइंट पे फील करते हैं जब आप खाना खा लें। खाना खाने के भी फौरन बाद आपका ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन जाएगा, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है मेटाबोलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ेगा, और जब तक बढ़ेगा आपका आगे सोने का टाइम हो गया होता है और वो फिर एनर्जी उस तरह यूटिलाइज नहीं होती। तो वो बहुत बुरा एक तरह से डाइट प्लान है। उसकी बजाय आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है 16:8 की रेशियो रख लें, या फिर आप जो है 14:10 की रेशियो रख लें। 14 आवर्स फास्ट करना है, एग्जैक्टली, एंड 10 आवर्स ऑफ ईटिंग। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड वेट लॉस के लिए होती है कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो, यानी कि सुबह अगर कह ले 12 बजे आपने फर्स्ट मील लिया है, 8 बजे आपका आखिरी मील हो जाए। और वो नॉर्मली रूटीन यही होती है, 12 बजे से पहले भी आप कर सकते हैं नाश्ता अगर आप जल्दी करने के आदी हैं। तो इस तरह ये होता है कि डॉन और डस्ट के टाइम में वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होते हैं, यानी कि जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है उन टाइम्स में खाना रिकमेंडेड होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है। एटकिंस और प्रोटीन डाइट की बात करें तो इन दो डाइट्स के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इज इट गुड अगर ये की जाए? अच्छा, एटकिंस डाइट या हाई प्रोटीन डाइट यानी कि कीटो डाइट या हाई फैट डाइट जो होती है वो अगर की जाती है तो उसमें नो डाउट आपके वेट बहुत अच्छा रिड्यूस होता है। हमें जनरली केजी से भी ज्यादा इंचेस से फर्क पड़ रहा होता है कि इंचेस हमारे कम हो जाए। शुड लुक लाइक एग्जैक्टली। तो एक बॉडी में जो इश्यूज आगे लोगों के, अगर आप बीएमआई हम नॉर्मली होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपका नॉर्मल भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं उनका नॉर्मल बीएमआई आ रहा होता है लेकिन उन्हें फिर भी ज्यादा श्रेडेड और थिन लगने होता है, उन्हें शौक होता है। तो उसमें कि वो इस तरह के डाइट प्लान्स फॉलो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद बहुत बुरा वेट बाउंस बैक करता है। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि वेट आपने कम कर लिया और दोबारा बाउंस बैक हो गया, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो कीटो डाइट है या एटकिंस डाइट है जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा प्रोटीन में फैट का कंटेंट भी होता है। तो प्रोटीन में हर तरह की प्रोटीन आती है, मटन भी आता है, बीफ भी आता है, फिश भी आती है, चिकन भी आता है। इनमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है, फैटी लिवर ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें कि इससे वेट तो रिड्यूस हो रहा है, आपके ओवरऑल फैट कम हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसमें फैट बिल्डअप हो रहा है, आपकी एक्यूमुलेशन वहां हो रही है जहाँ नहीं होनी चाहिए, जैसे आर्टरीज हैं। और उसके अलावा ये है कि किडनीज के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से लोग किडनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं और उनकी जो है ब्लड यूरिया लेवल्स और यूरिन लेवल्स होते हैं वो बहुत डिस्टर्प्टेड आते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि इतनी प्रोटीन ली जाए। एक डाइट आई थी जिसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, कि हम तो पोर्शन कंट्रोल पे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं आई बोल क्या रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अच्छा क्या होता है, हम बस पोर्शन कंट्रोल पे हैं। तो आप मुझे बताएं कि पोर्शन कंट्रोल जो डाइट है, इज इट गुड? दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेट लॉस। पोर्शन कंट्रोल हमेशा से रिकमेंडेड है। उसमें ये आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी होती, आपका जो अवेलेबल मील है आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 रोटियां खाने के आदी हैं, आप 1.5 पे आ जाएं। सबसे पहले पोर्शन इतना कंट्रोल करें, फिर उसके बाद आप 1 रोटी पे आ जाएं। इस तरह सालन का पोर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो पोर्शन कंट्रोल हमेशा से रिकमेंडेड है। ये इतना अच्छा है वेट लॉस के लिए क्योंकि इसमें आप सब कुछ खा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो घर में बन रहे हैं। स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में क्या होता है कि आप स्पेशली मील प्रेप नहीं कर सकते, आपके लिए स्पेशली खाना अलग से नहीं बन सकता, ऑब्वियसली एग्जॉस्टिंग है ये।
तो जो रेडीमेड जो अवेलेबल मील्स होते हैं, आप उसी में से अपना पोर्शन हम आपको बता देते हैं कि इतना पोर्शन आपकी बॉडी के लिए रिकमेंडेड है, आप वो पोर्शन लें और आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। और वो भी कितने इंचेस में होता है या केजीज में होता है? अच्छा, ये इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है बिकॉज क्योंकि ये बहुत हेल्दी वेट लॉस है, तो इसमें इंचेस भी जा रहे होते हैं और केजीज भी जा रहे होते हैं। तो उसमें ये कि हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि वीक में 0.5 से 1 पाउंड तक रिकमेंडेड होता है कि आप वेट रिड्यूस कर लें, बिकॉज वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो जल्दी बाउंस बैक नहीं करता। अच्छा, एक डाइट मैंने सुनी थी जिसको कहते हैं लिक्विड डाइट। आपने 2 दिन या 3 दिन जो है बिल्कुल लिक्विड पे रहना है, नो सॉलिड्स एट ऑल। उसके क्या फायदे या क्या नुकसान हैं? अच्छा, उसके फायदे तो सिर्फ टेम्परेरी फायदा, अगेन वेट लॉस, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जो जिन दिनों में आप वो डाइट कर रहे होते हैं, आप उन दिनों में किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, प्रोडक्टिव नहीं होते, फाइबर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं हेल्प करता, फाइबर बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन भी हाइपोनेट्रीमिया कर देती है, यानी कि नाइट्रेट्स का लेवल जो हमारी बॉडी में होता है वो कम हो जाता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है, उसमें हमें डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, यानी चक्कर आ सकते हैं आपको, और आप खड़े खड़े इन स्टेट ऑफ वो हो सकते हैं कि आप खड़े हुए हैं और आपको फील पता ही नहीं लग रहा आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन, ब्लड शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है। अगेन लिक्विड डाइट्स में जनरली डिफरेंट होती है, उनमें हो सकता है कि आपको शुगर लेवल रेज करने वाले लिक्विड्स भी रिकमेंड किए जाएं, हो सकता है सिर्फ आपको फूड्स, क्योंकि डिफरेंट डाइट प्लान्स होते हैं ना, सिर्फ एक पे आप स्टिक नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती। और न्यूट्रिशन की टर्म्स में कभी भी एक डाइटिशियन आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप गूगल करते हैं तो बहुत, क्योंकि लोग सर्च ये करते हैं हाउ टू रिड्यूस 10 kgs इन 7 days, तो फिर इस तरह की डाइट प्लान्स अपीयर होते हैं, तो वो अनहेल्दी होते हैं। और आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज टू पोर्शन कंट्रोल। एग्जैक्टली, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईशा साकिब हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने डाइट प्लान्स के ऊपर भी बात की है कि कौन सा डाइट प्लान जो है वो अच्छा है और वो सेहतमंद है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वेट लूज़ करें मगर हेल्दी तरीके से। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन की जिन्होंने वाकई कनाडा में भी मौजूद कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किया है। ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम किया है बल्कि पूरे कनाडा की फलाह बहबूद के लिए ये ना वो पेश रहे हैं। अगर हम फूड बैंक्स की बात करें, अगर हम लाइब्रेरीज़ की बात करें, तो उनको जो है उन्होंने 16 फूड बैंक्स कायम किए हैं और इसके साथ साथ 45 लाइब्रेरीज़ का भी क़याम जो है वो अमल में आया है। और उनको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है आला एजाज जिसको कहते हैं सवर्नर्स मेडल से नवाजा गया है और ये एजाज बहुत अहमियत का हामिल रखता है। और अगर हम एजाज की बात करें तो ये एजाज जो है गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा अमीरी साइमन की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अल्बर्टा सलमान लखानी ने एक खुसूसी तकरीब में उनको दिया है। और सैयद नजम हसन जो हैं वो इस एजाज के हकदार हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी वर्क्स और फलाह बहबूद में उनका नाम जो सर फहरिस्त है और आज हम उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नईम साहब। वी थॉट कि आप हमारे प्रोग्राम का भी कभी हिस्सा बनेंगे मगर आप हमारे साथ वीडियो लिंक्स पे मौजूद हैं। दैट्स यू नो वेरी मच इवन वार्मिंग एंड वेलकमिंग टू। थैंक यू, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। सईद नजम साहब, फूड बैंक्स और लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए, क्या जरूरत पेश पड़ी कनाडा में? क्या कनाडा तो वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब मैं यहाँ कनाडा आया था तो जाहिर बात है हर नए आने वाले को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, तो मैंने कहा कि जो नए आने वाले हैं उनको किस तरह से इन मुश्किलात और इन चैलेंजेस से उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं और उनके लिए राहें हमवार की जाएं। तो ये फूड बैंक का जो आइडिया है ये हमने अपने साथ अपनी टीम के साथ मिलकर 2018 में हमने इसको लॉन्च किया और तकरीबन अब 16 फूड बैंक्स हो गए हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे लोगों की मदद कर रहे हैं, टेक ए ब्लेसिंग लीव ए ब्लेसिंग के तौर पे, और काम कर रहे हैं। और नए आने वालों के लिए राहें हमवार, जिसको जरूरत होती है वो वहां से फूड लेके जाता है और जिसके जो साहिब हैसियत है वहाँ छोड़ के जाता है। अच्छा, ये इसी तरह फूड बैंक्स और लाइब्रेरीज हैं, ये चैरिटी बेस हैं, आप कैसे इसको इक्विप्ड करते हैं? क्योंकि इसमें तो काफी माशाल्लाह पैसे की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि खाना जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, ये जो इनिशिएटिव्स हमारे हैं, हमने एक 16 साल लगाए हैं कनाडा में और कनाडा के लोगों के लिए बेलोस वॉलंटियर काम करके बिला मुआवजा
इसमें आपको मैं बताता चलूं कि जैसे फूड बैंक्स की बात कर रही हैं आप, फूड बैंक इसको एक सिंपल आइडिया है, सिंपल हमने रखा है, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए और हमने इसको, इसमें नॉन परशेबल आइटम होता है, डब्बा बंद, जिसे हम डब्बा बंद कहते हैं। लोगों के पास डब्बा बंद फूड है, वो वहां छोड़ जाते हैं और जिसको जरूरत है वो वहां से लेके चला जाता है। व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जिसके पास है वो छोड़ जाता है और जिसके पास नहीं है वो ले जाता है। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें जरूरत नहीं होती कि आपको किसी के कोई आप किसी से फंड लें या इस तरह से करें। इसमें ये सिंपल मोटो रखा हुआ है इसका, टेक ए ब्लेसिंग लीव ए ब्लेसिंग, 24/7 ओपन है। इसी तरह लाइब्रेरी का जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है, ये हमने 45 लाइब्रेरी हमने मुख्तलिफ कनाडा में मुख्तलिफ जगहों पे लगाई हुई हैं। और ये आइडिया, मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी का आइडिया सिर्फ कनाडा नहीं, कनाडा से बाहर मुख्तलिफ ममालिक भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइब्रेरी का प्रोग्राम, आउटडोर लाइब्रेरी का प्रोग्राम, इसमें मुख्तलिफ जो बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ जबानों की किताबों को एक जगह रखा गया है। और इसका मोटो बहुत सिंपल है, अगर आपको जरूरत है किताब की, आप ले जाएं, और आपके पास है छोड़ जाएं। So take a book, return a book, read a book and share a book. ठीक है। सही नजम साहब, आपने इमिग्रेंट्स के लिए भी बहुत काम किया है और बेघर अफराद के लिए किस किस्म की मदद जो है फराहम की है? देखिए, हमने इसमें मैं आपको बताते चलूं, हमने जो आने वाले जो इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज वगैरह जितने भी लोग होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके सेमिनार का इनकाद किया जाए। इसी तरह जो वहाँ पर बेघर लोग होते हैं, उनमें खाने की तकसीम की फरहमी की जाती है। फिर उनमें सर्दियों के लिए कपड़े हैं। इसी तरह हमारा क्लोथिंग बैंक भी काम कर रहा है। जो क्लोथिंग बैंक है, वहां पर विंटर के क्लोथ्स लगे होते हैं और वो जब जिसको जरूरत होती है विंटर जैकेट की, वहां से लेके चले जाता है। और जिसके पास है वो वहां अच्छी जैकेट डोनेट कर जाते हैं, लेके चले जाते हैं। ये इनिशिएटिव हमारे, इस तरह हम सीनियर्स पे भी काम कर रहे हैं। सीनियर्स के लिए जितने भी शेल्टर्स होम है वहां जाते हैं, सीनियर्स को एंटरटेन करते हैं, सीनियर्स के साथ उनकी सेलिब्रेट करते हैं उनकी बर्थडे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, कॉफी विद सीनियर्स प्रोग्राम। कॉफी विद सीनियर्स प्रोग्राम में हम सीनियर्स को एंटरटेन करते हैं, उनको महसूस नहीं, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सीनियर्स को महसूस नहीं होने देते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और वो ये नहीं महसूस करते कि वो अकेले हैं। हम उनको ऐसी गैदरिंग देते हैं कि उनके साथ बिल्कुल मच हो जाते हैं। और एक लम्हा होता है कि बहुत से ऐसे सीनियर्स जिनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो वो हम ये हर साल ये मनाते हैं उनके साथ सीनियर सेलिब्रेटिंग। इसी तरह हम प्रोग्राम करते हैं टैक्स फ्री फाइलिंग सर्विसेज का। टैक्स फ्री फाइलिंग सर्विसेज बहुत सारे इमिग्रेंट रिफ्यूजीज जिनको नहीं पता होता और वो यहाँ आते हैं, उनकी टैक्स फाइलिंग होती है। हमारी टीम, हम अपने साथ टीम लेके जाते हैं, हम बैठते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर में, उनके टैक्स को फ्री फाइल करते हैं, उन तक आसानियां पहुंचाते हैं, उनको टैक्स फाइल करने का तरीका बताते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो हमने फेस की थी, चैलेंजेस नए आने वालों को, और हम चाहते हैं कि नए आने वाले जो नए आ रहे हैं उनको ये मुश्किलात सामने ना करना। सोवेनियर्स मेडल के बाद जो है आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है? देखिए, सोवेनियर्स मेडल से पहले मुझे बेहतरीन शहरी का भी अवार्ड मिला है, सिटी ऑफ कैलगरी से कैनेडियन बेहतरीन शहरी का अवार्ड। इस सोवेनियर्स मेडल के बाद ये मेडल मिला है। ये एक बड़ा ऑनर है गवर्नर जनरल की तरफ से, और ये दिया जाता है आपकी लॉन्ग टर्म सर्विसेज जो कि आपने बिला मुआवजा लोगों की खिदमत के लिए। और ये फिर एक इस ऑनर ने ये ऑनर जो मेडल मिला है, इसको मैंने अपनी टीम, अपने रजाकारों, अपने पार्टनर्स, अपने जो फैमिलीज और जितने लोग हैं हमारे, उनके लिए उनको मैंने उनके नाम किया है। और कोशिश यही करी है इसके मिलने के बाद कि हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और कनाडा को एक बेहतरीन मुल्क बनाएंगे नए आने वालों के लिए। कनाडा में राय हमवार करेंगे लोगों के लिए, और जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है, मेरी टीम मेरे साथ में जो साथ काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम बेहतर से बेहतर करने की कनाडा में और आने वालों के लिए राय हमवार करने की। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत से मसाइल हैं अपने बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से। और आपको पता है एक बहुत कॉमनली जो एक चीज़ जो है वो शुरू हो गई हुई है, जिसका ऑब्वियसली स्टेट चैनल पे मैं नाम नहीं भी ले सकती, मगर फिर भी लोगों को अवेयरनेस के लिए LGBT का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी वाकई अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से जो है कतराते हैं, फिक्रमंद हैं, और वो चाहते हैं कि अगर हम इस्लामिक स्कूल भेजेंगे जिनकी फीसेस आपको पता है फिर भी बहुत ज़्यादा हैं और अफोर्डेबिलिटी लेवल नहीं है, क्या करें? देखिए, वहां पर ये एक बड़ा अच्छा
ये आपने टॉपिक जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, ये असल में गवर्नमेंट लेवल पर इस पर ज्यादा उसको सोचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्कूल, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर वो अगर भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं अपने अपने उस अपने नजरिए के तौर पे और अपने उस पे। लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो इस पर इस नजरसानी की हुई है और एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर से बेहतर और किस तरह बेहतर किया जाए, और जो मुस्लिम्स हैं और दूसरी कम्युनिटी है उनके बच्चों के लिए और जो है अभी नई गवर्नमेंट जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्रोविजनल की तरफ से भी काफी अच्छी जो नई चीजें आई हैं, उसमें आप देखेंगे कि काफी अच्छे जो है वो आपको रिजल्ट मिलेंगे स्कूलिंग के। बिल्कुल लॉ मेकिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको इस लेक्चर से एग्जम्प्ट करा देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड, यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और सबसे ज्यादा जो कंसर्न्स शो कर रहे हैं पेरेंट्स कर रहे हैं वहाँ, कैनेडियन पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं इस उम्र में हैं, जो कि वो नहीं समझ सकते कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और ईस्टर्न माशरे में क्या फर्क है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जो है वो इस पे भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उससे बातचीत चल रही है और वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन के सिलसिले में, और ये पॉइंट्स जो आपने बताया है इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, और हो सकता है कि जल्दी हम जो है और स्कूलिंग सिस्टम को और बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लेकर आ रहे हैं या आप उन पर काम करना चाह रहे हैं जो कि गैप्स आपको लगता है अभी भी हैं? देखिए यू नो कि हमारा कोशिश यही होती है मेरी कि जहां पर जिस जगह पे जरूरत हो वहां उस अगर नए आने वालों को हम समझते हैं कि उनके लिए जो भी इनिशिएटिव और जो भी सहूलतें किस तरह से पहुंचाई जाएं और वो राइट टाइम पर उसको हम फोकस करते और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को लेके आते हैं। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये इतने काफी हैं कि वो काफी हद तक लोगों की मदद कर रहे हैं, नए आने वालों के लिए राहें हमवार कर रहे हैं, और हम जब समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत है और जो गैप आ रहा है तो हम फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और वो नया इनिशिएटिव उसको बना के उसको ऑर्गेनाइज करके फिर हम जो है वो उस तरह हम उनकी उन तक जो इजी कर देते हैं उनकी तरफ चीजें जो हैं बिल्कुल आसान हो सकती हैं। अच्छा सईद अजम साहब, थोड़ी सी बात करते हैं इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से। ये सुनने में आ रही है कि पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है या चेंज हुई है। जो पाकिस्तानी जाना चाह रहे हैं या इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं? प्लीज ट्रैक वाइज ट्रैक बताइएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान से काफी लोग स्टूडेंट वीजा पे जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, इवन के LMA अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए मैं आप जो भी हमारे पाकिस्तान में लोग हैं और जो आना चाहते हैं कनाडा, मैं उनको हमेशा यही राय देता हूं कि लीगल तरीके से और जो पॉलिसी जो प्रोसेस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है उसके तहत अप्लाई करें। और किसी जो दूसरे एजेंट होते हैं या बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि जी इसे ये एजेंट है, ये LMI बेच रहा है और ये इतने का, आप इनसे बहुत दूर रहें, अपना सोच समझ के डिसीजन लें, और जो वेबसाइट जो बता रही, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी पॉलिसियां चेंज कर दी हैं स्पेशली, और कोशिश यही कर रही है क्योंकि लास्ट टाइम भी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है नए आने वालों के लिए, उसमें उन्होंने जो है वो थोड़ी इजी और आसान कर दी है। तो अब आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब आप जब वेबसाइट पे जाएंगे जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्किल बेस पे आना चाहते हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, आपके IELTS देना है, आप उसमें इतने नंबर लाने हैं, ये देख लें किस प्रोविंस में जरूरत है
वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है। हर प्रोविंस मुख्तलिफ प्रोविंस में कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई चीज निकली हुई होती है, उसको देख लें आप और उसके मुताबिक जो है आपने एप्लीकेशन को फिल करें, बहुत ही आसानी से हो जाती है। और कोशिश ये करें कि जो काम खुद कर सकते हैं वो करें, और जहां पर लीगल आपको जरूरत है किसी लॉयर की, तो क्वालिफाइड लॉयर या कोई ऐसा जो उसको आप समझते हैं, उसको ऐसे लोगों में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि लोग कहते हैं कि जी हम, लेकिन वो बास वक्त ऐसे फेक होते हैं और उनके पैसे भी डूब जाते हैं। तो मैं बराए करम ये कहता हूँ कि तरीके से और अपने लीगल तरीके से हर चीज को, इनकी पॉलिसियां गवर्नमेंट की बड़ी आसान हो गई हैं अब और ज्यादा मुश्किल नहीं है, और हर चीज उन्होंने बड़ी डिटेल में बयान की हुई है अपनी वेबसाइट पे, और उसी चीज को आप लेते हुए चलें। और आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नजम हमारे साथ मौजूद है, कैनेडियन पाकिस्तानी निजात कैनेडियन जो हैं वो वहाँ उन्होंने जो काम किया है, जो कंट्रीब्यूशन किया है माशरे में, वो अपनी मिसाल आप हैं। जिस तरीके से उन्होंने फूड बैंक्स बनाए हैं, इमिग्रेशन के ऊपर काम किया है और लाइब्रेरीज़ का क़याम जो किया है, उसके साथ साथ उनको जो सोवेनियर्स मेडल मिला है वो भी काबिल तहसीन है। तो थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है? आपने अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी लाता है, ना सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आता है बल्कि हमें आइडियाज़ भी देता है कि आप मज़ीद क्या देखना चाह रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करें हमारे सोशल पेजेस पे जाके और लाइक भी करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।